नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से एबीजी शिपयार्ड जो बैंक्स अकाउंट था उस पे सीबीआई ने अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर दी। यानी कि ये अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर हो गया। और फ्रॉड डिक्लेयर होने के बाद मीडिया में हाय तौबा मची हुई है। बैंकर्स के बारे में लोग बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्रॉड का क्या रियल स्टोरी है मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि इस बैंक में प्राइवेट बैंक के साथ साथ सरकारी बैंक भी इन्वॉल्व फ्रॉड करने में नहीं कह सकते, लेंडिंग करने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंसोर्टियम एडवांस था इसमें लगभग 28 बैंक शामिल थे और इस बैंक में लगभग इसमें 22,842 करोड़ का चूना यानी कि चपत लगी है। आप कह सकते हैं कि नीरव कांड में 14,000 का और विजय माल्या का 9,000 का, टोटल मिला के 23,000 करोड़, लेकिन इस अकेला केस में 22,842 करोड़। और सबसे जो फर्स्ट जो कंसोर्टियम लीडर थे, लेंडर लीडर कंसोर्टियम के आईसीसीआई बैंक था, जिसका 7,089 करोड़ 7,089 करोड़ इन्वॉल्वमेंट है। आईडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़, एसबीआई का 2,468 करोड़। यानी फर्स्ट टू प्राइवेट बैंक एंड थर्ड एसबीआई द लीड प्राइम बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। बैंक ऑफ इंडिया 1,614 करोड़, पीएनबी 1,244 करोड़, आईओबी 1,228 करोड़ और एलआईसी का भी 136 करोड़ का रुपीस इसमें इन्वॉल्व है। आप कह सकते हैं, और ये भी है कि इसमें शायद ही ऐसा कोई बैंक बचा, यानी 28 बैंक अगर इन्वॉल्व हैं तो इसमें फॉरेन बैंक भी शामिल है, प्राइवेट बैंक भी शामिल है, पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल है। आपको बताऊं कि इस केस के बारे में एक नटसेल में आपको सारांश समरी बताता हूं। एबीजी शिपयार्ड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 मार्च 85 यानी 15 मार्च 85 एंड द बैंकिंग अरेंजमेंट सिंस 2001 यानी 2001 से इस कंपनी की बैंकिंग अरेंजमेंट चल रहे हैं, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। एंड द अकाउंट डिक्लेयर्ड एज एनपीए ऑन 30 नवंबर 30/11/13 को अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया। इट मीन्स द अकाउंट वाज नॉट रनिंग गुड, ऑपरेशन वाज बैड, और जिसके कारण से अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया गया। Again, restructure under CDR mechanism in March 14. मार्च 14 को CDR mechanism के अंतर्गत लाया गया by all lenders। होता है जब कोई लोन बड़ा डूबने लगता है तो नेचुरली हम बैंकर चाहते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए ताकि वो सर्वाइव करे यूनिट, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स जुड़े होते हैं। बैंकर्स के फंड के अलावा लेबर जुड़े होते हैं, रॉ मटेरियल है, स्किल्ड है, यानी कि उससे बहुत इम्पैक्ट होते हैं। जो बैंकर्स का पैसा डूबता है वो तो साथ में बहुत भी और भी होते हैं। इसलिए बैंकर्स हमेशा चाहते हैं कि यूनिट रिवाइव करे और उसको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ले जाते हैं। एज द रिस्ट्रक्चरिंग फेल्ड, अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए इन जुलाई 16 विथ बैक डेटेड इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 13, यानी कि एक्चुअल डेट ऑफ एनपीए इज इन दिस अकाउंट is 30th November 13. Forensic auditor was appointed April 18 और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया जनवरी 19 में। जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया वो जनवरी 19 में सबमिट किया। फ्रॉड इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिसअप्रोप्रिएशन एंड ब्रेच ऑफ ट्रस्ट। And the second complaint was filed in December 20. The account is presently undergoing liquidation under NCLT driven process, यानी कि अकाउंट जो है वो, और the circumstances of the fraud as well as CBI requirements were further deliberated in the various meetings of the joint lenders and fresh and the comprehensive second complaint was filed in December 20. The account is presently undergoing
liquidation under a NCLT driven process. A fraud is declared basis of the forensic audit report findings that is discussed thoroughly in the joint lenders meeting. Typically, when a fraud is declared, an initial complaint is preferred with CBI, and based on their inquiries, further information is gathered. In a few cases, when substantial additional information is gathered, a second complaint incorporating full and complete detail is filed with which forms basis for the FIR. At no point in time there was any effort to delay in the process. The lenders forum diligently follows through with CBI in all such cases. Friends, जबकि जो भी डिसीजन लिया गया वो ज्वाइंटली ऑल लेंडर्स ने अपना डिसीजन लिया। कंसोर्टियम के साथ साथ 28 बैंकों ने हर स्टेप पे वो कदम उठाया जो कि बैंकर्स के दृष्टिकोण से सही होता है और किसी भी फ्रॉडलेंट अकाउंट के अगेंस्ट किया जाता है। यहाँ तक बैंकर्स की बात है, इतने बड़े लोन के लिए नेसेसरी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ज्वाइंट होता है। ऐसा कोई नहीं कि इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ज्वाइंट कमेटी होती है। और जब कंसोर्टियम लेंडिंग होता है तो फर्स्ट जो लेंडर था ICICI बैंक, उसने जब सब कुछ करने के बाद अपना लेंडिंग किया होगा और बाकी शेयर्स धीरे धीरे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, और लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फंडिंग किया। फ्रेंड्स, इतना बड़ा लोन का फ्रॉड निकल जाना अपने आप में उचित नहीं है, गलत है, जिससे कि देश की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आता है, बैंकर्स की कंडीशन पे भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन केवल बैंकर्स इसमें दोषी नहीं है, ऐसा नहीं, बैंकर्स इसमें दोषी नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। बैंकर दोषी नहीं है, बैंकर्स ने ड्यू डिलिजेंस से सारे काम किए हैं। और कोई भी कंपनी कभी भी डूब सकती है, क्योंकि जो उसके प्रमोटर्स होते हैं उनकी मंशा डाइवर्जन ऑफ फंड, मिस एप्रोप्रिएशन की हो जाएगी, तो बैंकर्स का प्रयास विफल हो जाता है। इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।